नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है क्रोनोमिगेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सेटलमेंट इन पोलैंड। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्रोनोमिगेशन के सोशल मीडिया के साथ जुड़ें, जिसमें फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ताकि वो इस तरह के प्रोग्रामों का लगातार आनंद लेते रहें। सेटलमेंट इन पोलैंड, पहले मैं उसके फैक्ट एंड फिगर्स के बारे में बताऊँगा। जो पोलैंड है, पोलैंड की जो कैपिटल है वो वार्शा है। जो इसका एरिया है वो लगभग 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो इसकी पॉपुलेशन है वो 38 मिलियन है। जो इसकी करेंसी है वो ज़लोटी है। जो इसकी बॉर्डर कंट्रीज़ है, जो पोलैंड के साथ 8 बॉर्डर लगते हैं। जो बॉर्डर कंट्रीज़ में यूक्रेन है, जर्मनी है, बेलारूस है, स्लोवेनिया है, रशिया है, चेक रिपब्लिक है और लिथुआनिया है। जो इसकी जीडीपी ग्रोथ है, अगर आप 2001 से लेकर 2016 तक चेक करें तो बहुत फास्टेस्ट इसकी जीडीपी ग्रोथ है, जिसको 1% से लेकर 5% तक इसकी ग्रोथ हुई है पिछले 5 साल में। और ये जो पोलैंड है वो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है, जिसको हम यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, नाटो का मेंबर है, ओसीईडी का मेंबर है, शेंगन जोन में है पोलैंड। अभी पोलैंड बाय इन्वेस्टमेंट और बाय सेटलमेंट इन पोलैंड, फर्स्टली मैं बताऊंगा कि जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, गेटवे टू यूरोप। और जो लोकेशन है ये बहुत ही बढ़िया है, जिसको हम हार्ट ऑफ द यूरोप कहते हैं। इसके साथ 8 बॉर्डर लगे हुए हैं और लोकेशन बहुत अच्छी है। उनकी अपनी भी डिमांड है, जैसे मैंने बताया कि 38 मिलियन की उसकी पॉपुलेशन है और यूरोप में भी अपना प्रोडक्ट आप वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते सप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट है और हार्ट ऑफ द यूरोप है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वहाँ की जो इकनॉमी है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत स्टेबल है। उसी के कारण पिछले 5 साल में उसकी लगातार ग्रोथ हो रही है, कभी भी नेगेटिव में उसकी जीडीपी नहीं गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पर पढ़े लिखों की काफ़ी तादाद है, काफ़ी सस्ते में आपको वहाँ पे लोग मिलते हैं काम करने के लिए। ये भी अगर हम बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ की के साथ कंपेयर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम इंक्लूडिंग ईयू फंडिंग्स, जो पोलैंड है, पोलैंड खुद भी काफ़ी इंसेंटिव्स दे रही है इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रही है अगर आप वहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो। अगर हम पोलैंड को देखते हैं, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, आज की डेट में पोलैंड पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं, क्योंकि इतने इन्वेस्टर पूरे वर्ल्ड वाइड से पोलैंड में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम पूरे कंट्रियों का सर्वे करने के बाद पोलैंड 6 नंबर पर स्टैंड करता है पूरे वर्ल्ड में फॉर इन्वेस्टमेंट में। और 3 इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने इसका सर्वे किया। पहले तो उन्होंने एफडीआई का किया कि सेकंड 6 नंबर पे स्टैंड करता है वो एफडीआई में, और ये 3rd नंबर पे स्टैंड करता है क्वालिटी वाइज, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पूरे वर्ल्ड का सर्वे होने के बाद ये 3rd नंबर पे आया है, जो क्वालिटी वाइज जो प्रोसेसिंग वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं उसमें पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। और जॉब क्रिएशन में पूरे यूरोप में ये 3rd नंबर पे है। इतनी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे जॉब क्रिएट हुई है कि ये पूरे यूरोप में 3rd नंबर पर स्टैंड करता है जॉब क्रिएशंस में। और पोलैंड जो है ये सबसे फास्टेस्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो वर्ल्ड में 5th नंबर पर स्टैंड करती है। इसके अलावा ये वर्ल्ड की 3rd लोकेशन है बिजनेस सर्विसेज में। उसमें क्या है कि जैसे फाइनेंसिंग है या अकाउंटिंग है या एडवाइजरी सिस्टम है, ये वर्ल्ड की 3rd नंबर पे स्टैंड करती है। और इसमें 20 मिलियन के जो टैलेंटेड यंग पॉपुलेशन है जिनको फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, और आपको बिजनेस के लिए काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है इन टैलेंटेड यंग पीपल से, क्योंकि लेबर भी सस्ती है और पढ़े लिखे भी हैं जिनको साथ में फॉरेन लैंग्वेजेस भी आती है। अभी साइज़ ऑफ मार्केट पोलैंड है, जो अगर आप वहाँ पे सेटलमेंट होते हो, जहाँ पर बिजनेस करते हो, साइज़ ऑफ मार्केट अभी मैं बताऊँगा। जो उनकी इंटरनल जो मार्केट है 38 मिलियन की है। 38 मिलियन लोग तो उनके अपने ही हैं, जहाँ पे कितनी डिमांड है, खाने की, रहने की, हर एक चीज़ की डिमांड है। और अनलिमिटेड एक्सेस टू ईयू मार्केट, और साथ में ईयू मार्केट भी लगी हुई है। अगर वहाँ पे आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हो तो पहले तो उनका अपनी डिमांड है, उसके बाद सप्लाई है, साथ में यूरोपियन यूनियन में कहीं पे भी आप अनलिमिटेड मार्केट है। और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है सीआईएस कंट्रीज़ के साथ, रशियन कंट्रीज़ के साथ पोलैंड के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और बाल्कन स्टेट के साथ, जो बाल्कन स्टेट है, जो अभी लटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया है, उनके साथ भी पोलैंड के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जो इसकी जीडीपी ग्रोथ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पीछे 2001 से लेकर आज तक की इसकी जीडीपी चेक करिए, कभी भी नेगेटिव में नहीं गई है। अभी प्रेजेंट की जो जीडीपी ग्रोथ है 5+ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कंट्री कितनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट के लिए, और वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर वहाँ पे जा रहे हैं। और मेन ग्रोथ फैक्टर्स क्या है, अपनी उनकी डोमेस्टिक डिमांड हो गई और फॉरेन ट्रेड है।
वो अपनी डिमांड को भी फुल करते हैं और बाहर में भी सप्लाई करते हैं। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंट्री कितनी बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए या सेटलमेंट के लिए। अभी मैं स्टेट्स एड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो इंसेंटिव्स देती हैं वहाँ के इन्वेस्टर्स के लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा CIT, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। वो टोटली एग्जम्पशंस है अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर अगर लगाते हो। गवर्नमेंट ग्रांट्स, इसके अलावा गवर्नमेंट भी आपको ग्रांट्स देती है अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाते हो। रियल स्टेट टैक्स एग्जम्पशंस वो भी मिलती हैं। तो कंडीशन वही है कि योर प्रोजेक्ट शुड बी इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन पोलैंड। तो कैश ग्रांट भी मिलती है। कैश ग्रांट भी कुछ प्रोजेक्ट्स में आपको मिलती है। गवर्नमेंट भी वहाँ की, स्टेट भी देती है, जिसको हम पोलैंड कहते हैं, EU की फंडिंग लेती हैं। अगर आपने ये सारे के सारे आपने बेनिफिट चाहते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से स्पेशल जोन में हम इन्वेस्टमेंट करें, कैसे गवर्नमेंट से एड्स लें या कैसे EU से हम फंडिंग करवाएं, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट हमसे अपना डाटा शेयर करती हैं कि इसको प्रमोट करो। तो हम आपको काफ़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स कर सकते हैं अगर आपने पोलैंड में जाकर इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे आप इंडियन सिटीजन हो चाहे आप फॉरेन सिटीजन हो, तो उसके लिए हम काफ़ी आपको हेल्प कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा जो उनके स्पेशल इकोनॉमी फ्री जोन है वो कम से कम भी 40 से प्लस है, जो कम से कम भी 20,000 हेक्टेयर्स में बने हुए हैं। तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। जो ये स्पेशल इकोनॉमिक फ्री में जो आप इंसेंटिव लेने हैं ये 2020 तक एप्लीकेबल है। 2020 से पहले पहले आप हमसे संपर्क करते हैं तो हम आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकते हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कैसे आप गवर्नमेंट से फंडिंग लें, जहाँ कौन से एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उनकी कंडीशंस ये है कि अगर आपने स्पेशल अपना कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम भी 100,000 यूरो हो, जिसको हम कहते हैं कि 75 लाख रुपया हो, तो आप वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपकी 75 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप पोलैंड में नहीं जा सकते, उसके लिए और भी कोई वे है। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो जो गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव्स लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी मैं टैक्स के बारे में बात करूँगा कि वहाँ का टैक्स सिस्टम क्या है। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट टैक्स। वो वहाँ का कॉर्पोरेट टैक्स वो 19% है। फिर पर्सनल टैक्स क्या है, जो पर्सनल टैक्स है वो 18% से लेकर 32% है, डिपेंड आपका इनकम सैलरी जो है उसके ऊपर डिपेंड है। और वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, 0 से लेकर 23% है, डिपेंड ऑन द गुड्स के किस चीज़ के ऊपर आपको वैट देना है। और जो सोशल सिक्योरिटी टैक्स पेड है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टैक्स है ये बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है कि जो 17% से लेकर 20% है, एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट करना है। इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसकी क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे करना है आपने, क्योंकि हमारी जो कंपनियां टैक्स सिस्टम में भी काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं और वहाँ पे जो हमने टैक्स लॉयर रखे हुए हैं दैट इज़ आल्सो वेरी स्पेशलाइज्ड, और उसमें हम पूरी की पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अभी जो मैं पोलैंड की थोड़ा सा ये बताऊंगा कि जो पोलैंड की अपनी मार्केट के अलावा वो किन किन कंट्रीज़ को कितने बिलियन में एक्सपोर्ट करता है। सबसे जो उनकी मेन मार्केट है जिसको सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करता है दैट इज़ जर्मन। उसके बाद चेक रिपब्लिक है, फिर उसके बाद UK है, फ्रांस है, इटली है, रशिया है। इन कंट्रीज़ में वो बिलियन ऑफ यूरो का प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई करता है। ये भी एक बहुत बढ़िया उनके लिए है कि इतना उनको रेमिटेंस पोलैंड में आ रहा है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दिनों दिन पोलैंड की डिमांड मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए होती जा रही है इंस्टेड ऑफ अनदर शेंगन कंट्रीज़। और अभी मैं रेजिडेंसी परमिट के ऊपर डिस्कस करूंगा कि वहाँ की रेजिडेंसी परमिट हम कैसे लें। रेजिडेंसी परमिट के लिए बहुत सारे वेज हैं। रेजिडेंसी परमिट अंडर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है, अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज है, अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, अंडर स्टूडेंट कैटेगरीज है। देयर इज़ ए सो मैनी वेज टू गेट द रेजिडेंसी परमिट। और पोलैंड ने पिछले 4 साल से बहुत अच्छी एक उन्होंने अपना सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। क्या कहते हैं, पोलैंड गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अगर आप शेंगन के वीज़ा पे अगर किसी भी शेंगन कंट्री में आते हैं, अगर आप पोलैंड में आकर रेजिडेंस उसको आप चेंज करवा सकते हो, चाहे आप उसको स्टूडेंट में कन्वर्ट कर लो, चाहे आप वर्क परमिट में चेंज करवा लो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में चेंज करवा लो। ये पॉलिसी होने के कारण बहुत सारे लोग जो शेंगन जोन में जाते हैं वो जाके उसको चेंज करवाते हैं। उसके लिए हमारी कंपनी बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, उसी के कारण हमने पोलैंड में ऑफिस खोला है। बहुत क्वेरीज आ रही हैं, हम प्रॉपर उसको हैंडल कर रहे हैं, लोगों को सर्विसेज भी दी है, लोगों की रेजिडेंसी ऑर्गेनाइज भी करवाई है। क्योंकि पोलैंड में बहुत सारे कंसल्टेंट ये काम करते हैं, कईयों ने शॉप्स खोली हुई हैं बट दे हैव नो नॉलेज। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इसके ऊपर मिन्यूटली स्टडी की है और हज़ारों लोगों से मिले हैं। देयर आफ्टर वी हैव टेक द डिसीजन, देयर आफ्टर वी रीड द मार्केट
कि इन रेजिडेंसीज़ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके बारे में हम पूरी की पूरी अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि लोगों ने वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स खोली हुई हैं, लोगों को चीट भी करते हैं, कोई किसी के पास चला जाता है, उसके बाद उसकी रेजिडेंसी होती नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। कारण क्या कि हमने गवर्नमेंट से भी लाइजनिंग की हुई है, वहाँ पे जो लॉ कंपनीज़ हैं उनके साथ भी हमारा काफ़ी अच्छा लाइजनिंग है, जिनके की असिस्टेंस से हम सारी की सारी रेजिडेंसी ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर आप शेंगन वीज़ा के ऊपर किसी भी शेंगन कंट्री में जाते हैं और चाहते हैं कि आप पोलैंड के रेजिडेंसी परमिट लेना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। अगर आपके पास एक दिन का भी वीज़ा वैलिड है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई करने वाला तो नहीं है, लोग बहुत कुछ कहते हैं, तब भी हम आपकी रेजिडेंसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस पोलैंड में एक प्रॉब्लम जरूर है जो मैं इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा, लोग बताते नहीं हैं। वहाँ का जो रेजिडेंसी का प्रोसेस है दैट इज़ लेंथी। अभी आज की डेट में 3 मंथ से लेकर 8 मंथ प्रोसेसिंग लग रही है वहाँ की रेजिडेंसी परमिट लेने के लिए। वो जो रेजिडेंसी परमिट देते हैं वो 1 साल से लेकर 3 साल का देते हैं, लेकिन अब 99% केसेस में उन्होंने 3 साल की ही रेजिडेंसी परमिट दिया है। हमारे जितने भी क्लाइंट्स गए हैं जो अभी हमसे अप्रोच कर रहे हैं, उनको भी हमने अप्लाई किया, 3 साल का ही मिलने के उनको भी चांसेस है। तो रेजिडेंसी परमिट को चेंज कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन पार्ट चाहिए क्लाइंट की ओर, हमें क्लाइंट का वैलिड वीज़ा चाहिए, उसका पासपोर्ट चाहिए, उसकी फोटोग्राफ चाहिए। बाकी जो है दैट इज़ वी आर असिस्टिंग, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की लेनी हो, दैट वी आर असिस्टिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। वहाँ पे एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लेकर करवाते हैं, जहाँ आपकी कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद फिर करवाते हैं, जहाँ आपका वहाँ पे एज ए स्टूडेंट एडमिशन करने के बाद फिर करवाते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी वहाँ की रेजिडेंसी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और इसी के कारण हमने वहाँ पे अपना ऑफिस खोला है पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज के लिए, ताकि क्लाइंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। अगर जहाँ से क्लाइंट जाता है, जाने के बाद उसको जो भी पोस्ट लैंडिंग चाहिए, अकोमोडेशन है, चाहे उसने कंपनी फॉर्मेशन करनी है, चाहे वो रेजिडेंसी लेनी है, चाहे उसने अपने बच्चे बुलवाने हैं, चाहे उन्हें अकाउंट खोलना है, व्हाट्सोएवर सर्विसेज है, वी आर हेल्पिंग टू दैम। इवन अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, इंडिया में हैं, इंडिया से डायरेक्ट वहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, उसके लिए भी हम प्रॉपर आपकी हेल्प करवाते हैं। इवन हमारी कंपनी आपकी एम्बेसीज के साथ पहले आपकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवा देगी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपने इतने पैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने हैं। उस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी मीटिंग होने के बाद वो आपको प्रोजेक्ट भी आपके साथ शेयर कर देगी। देयर आफ्टर यू विल टेक अवर सर्विसेज। तो उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, डायरेक्टली हम जहाँ से आपका डी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पोलैंड में सी और डी वीज़ा है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो सी वीज़ा है, जो लॉन्ग टर्म है वो डी वीज़ा है। सी वीज़ा लेने के बाद भी, वहाँ जाने के बाद भी आपका वीज़ा चेंज हो सकता है, चेंज होता है, वो हम चेंज करवा के देते हो। शेंगन के किसी भी कंट्री में हैं आप, आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो आप हमारे क्राउन इमिग्रेशन के किसी भी ऑफिस में जाके संपर्क करें, हम उसमें पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हम पोलैंड में स्टूडेंट्स के भी स्पेशलाइज्ड हैं। हम पोलैंड में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपने एडमिशन लेना है, उसमें भी हम प्रॉपर हेल्प करते हैं। अगर आपने पोलैंड जाना है, किसी भी टाइप की आपको क्वेरीज है, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के नियर बाई किसी भी ऑफिस में जाके संपर्क कर सकते हैं। अगर पोलैंड के अलावा आपने किसी और भी कंट्री की रेजिडेंसी लेनी है, हमारे पास और भी कुछ कंट्री हैं जो अभी आपका शेंगन वीज़ा किसी और डी वीज़ा में कन्वर्ट करती है। पोलैंड में है जहाँ आपने चेक रिपब्लिक का लेना है, जहाँ आपने स्लोवेनिया का लेना है, जहाँ आपने इटली का लेना है, उसमें भी हम आपका स्टेटस चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है, और हम सारी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम में नहीं दे पाते। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको पोलैंड की या शेंगन किसी भी कंट्री की कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमारे नियर बाई किसी भी ऑफिस में जाके संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच।